जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज एपिसोड नंबर 2 फिजिक्स का स्टार्ट होने जा रहा है। पहला एपिसोड मैं करा चुका हूं, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने फिजिक्स के कराए थे। आज हमारा एपिसोड नंबर 2, यानी कि इसमें भी आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे ही हमारे लगभग 15 से 20 एपिसोड आने वाले हैं। हर एपिसोड में 20 प्रश्न कराए जाएंगे और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है, जिसमें एमसी क्वेश्चन जितने भी आपके 20 आने वाले हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अभी फिजिक्स चल रहा है, उसके अब अगली एक दिन आती है हमारी फिजिक्स की, एक दिन आएगी हिंदी की। अभी फिजिक्स और हिंदी स्टार्ट किए, धीमे धीमे आगे भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं। एमसी क्वेश्चन नाम है लक्ष्य सीरीज, तो लक्ष्य तक पहुँचाने का काम करेंगे हम। तुम भी साथ दो, हम भी साथ देते हैं, दोनों मिलकर एमसी क्वेश्चन अपने 20 नंबर जो आते हैं वो पूरे पक्के करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा भी साथ की आवश्यकता है। अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दें और फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी अपने साथियों को जोड़ लें, एक बार सभी के पास शेयर कर दें, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास क्लास शेयर कर दें। ये क्लास जब ये एपिसोड सारे ख़त्म हो जाएंगे तो यकीन मानना दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है और आपको बहुत ही लाभ इस सीरीज़ के माध्यम से होने वाला है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, लक्ष्य सीरीज़। ठीक है, तो चलिए, पहला एपिसोड देखा होगा आपने, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा, रेस्पॉन्स बढ़िया दिया है तुमने। तो ठीक है, एक सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपके सामने खोलते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। कि सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये पहले साइड में भी क्वेश्चन आ चुका है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन रिपीट मिल सकते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। हमने पहले एपिसोड में पहला या दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किन किन स्टेप से बनता था, मतलब वस्तु कहाँ रखते थे, प्रतिबिंब कहाँ बनता था, वो हमने 6 स्टेप के माध्यम से, मतलब 6 प्रकार से वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब बनता था, वो हमने सारा बता रखा है। तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पहला एपिसोड आपने नहीं देखा है, देखिए सारे एपिसोड आपको क्रम से देखने पड़ेंगे क्योंकि कड़ी जुड़ती जाती है। पहला एपिसोड, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा हमने 6 स्टेप बता रखी हैं। अगर पहला एपिसोड नहीं देखा है तो अवश्य देखें। जो बच्चे देख चुके हैं वो इसका जवाब अवश्य दें। तो 10 सेकंड का टाइम आपको हर क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर जवाब आपको पता है तो जवाब दें, नहीं पता है तो कुछ सीख लें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा आभासी हो, सीधा हो और कैसा हो, वस्तु से बड़ा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा वक्रता केंद्र पर, तीसरा वक्रता केंद्र के परे और चौथा ऑप्शन कह रहा है दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। तो इसका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और व मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो पहले का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा परिवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र सी पर, दर्पण के ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दर्पण के ध्रुव यानी कि पी तथा मुख्य फोकस यानी कि एफ के बीच। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से दीजिए। इसका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का जवाब हो जाएगा। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र सी के बीच रखेंगे वस्तु को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड क्वेश्चन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के लिए सदैव सत्य होते हैं, जो नियम होते हैं वो सदैव सत्य होते हैं। कौन कौन से दर्पण के लिए? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या केवल समतल दर्पण के लिए। जो परावर्तन के नियम होंगे वो सभी दर्पण के लिए कैसे होने वाले हैं? सत्य होने वाले हैं। तो सभी में क्या क्या आएगा? अवतल भी आएगा हमारा, उत्तल भी आएगा और केवल समतल भी। तो मतलब अवतल, उत्तल, समतल तीनों प्रकार के दर्पण हो जाएंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का क्या जवाब होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी दर्पण आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, मतलब आ रही है और कहाँ? वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर के पृष्ठ पर आपतित होती है। तो परावर्तन कोण क्या होने वाला है? जवाब है पहला 60 डिग्री, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 90 डिग्री, तीसरा है 0 डिग्री, चौथा है 120 डिग्री। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब। चौथे का जवाब ऐसे लिख दिया करें, चौथे का ए या वी ऐसे करके लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 अगर ए जवाब है तो ऐसे लिख दिया करें, चौथे के साथ जोड़ दिया करें ऑप्शन को, ठीक है। तो इसका जवाब बताइए क्या होने वाला है। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 अंश, ठीक है। तो चौथे का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा आवृत्ति में बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होने वाली है? कैसा कह रहा है? वस्तु के बराबर कह रहा है, वास्तविक कह रहा है, उल्टा कह रहा है। अगर ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो पहला एपिसोड हमने बताया है, उसमें अवतल दर्पण द्वारा सारी हमने कंडीशन बता रखी है, ठीक है। तो वो वीडियो अवश्य देखें। तो इसका जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मुख्य फोकस पर, दूसरा कह रहा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा कह रहा है वक्रता केंद्र पर, चौथा कह रहा है वक्रता केंद्र के आगे। तो पाँचवें का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा सही होने वाला है पाँचवें का? जल्दी से फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। चलिए इसका जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र सी पर इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होने वाली है? वक्रता केंद्र सी पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? अब ये कह रहा है दृष्टि क्षेत्र अधिकतम किसका होता है? उत्तल का या समतल का या अवतल दर्पण का? तो दृष्टि क्षेत्र मतलब जो दूर से ही दिखता रहे, दृष्टि क्षेत्र किसका अधिक होता है? अधिकतम किसका होता है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल व उत्तल दर्पण, ठीक है। छठे का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? मतलब शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में अगर छोटे छोटे अक्षर हैं तो उनको हम बड़ा करने के लिए पढ़ेंगे, मतलब जो छोटे अक्षर हैं वो बड़ा दिखाई दें। तो कहने मतलब कौन सा लेंस प्रयोग करने वाले हैं? पहला कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी का अवतल लेंस, फिर 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अगर हम देखो छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखेंगे, छोटे को बड़ा करके देखेंगे तो हम किसका यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस का, पहली बात, ठीक है। तो उत्तल लेंस वाला करेंगे तो जो अवतल वाले हैं वो तो ऑप्शन हमारे होने वाले नहीं है, ना कि दूसरा होगा ना ही चौथा होने वाला है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस के 2 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया 50 सेंटीमीटर और तीसरा वाला दिया 5 सेंटीमीटर। अब 50 और 5 हमारा कौन सा जवाब होगा? ठीक है, हमें पता है लेंस की क्षमता वाला फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P यहाँ पर लेंस की क्षमता है, F क्या? फोकस दूरी। अगर हम फोकस दूरी निकालना चाहें तो F बराबर क्या होगा? 1/p, ठीक है। यानी कि फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता कैसी होगी? अधिक। तो हमें लेंस की क्षमता हमें चाहिए अधिक, फोकस दूरी कम चाहिए। फोकस दूरी कम होगी, फोकस कम होगा तो वस्तु को जो अक्षर लिखे हैं वो स्पष्ट रूप से पढ़ पाएंगे।
तो कहने का मतलब फोकस दूरी कम वाला हमें उत्तल लेंस चाहिए होता है। तो 50 और 5 में कौन सा कम है? 5 वाला। तो उसका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, छोटे अक्षरों को बड़ा पढ़ने के लिए। छोटे को बड़ा पढ़ेंगे, उत्तल लेंस तो कन्फर्म है, अब जो फोकस दूरी वो कम है तो वो कम वाला ही लेंगे हम। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां दिया है -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस होने वाला है। देखिए फोकस दूरी हमें दी है -15 सेंटीमीटर। अगर माइनस में दी है तो अवतल दर्पण होगा और लेंस भी कैसा होगा? अवतल। तो दोनों कैसे होंगे? देखिए दर्पण भी कैसा होने वाला? अवतल होने वाला है। दर्पण भी अवतल है और लेंस भी अवतल हो जाएगा। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वो कंडीशन किस में होने वाली? अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? अवतल ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट जवाब हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी कि लेंस की क्षमता P का मात्रक क्या होगा? पावर ऑफ लेंस का मात्रक यानी कि इकाई। जो मात्रक होता है, देखो इसके मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर को लिखते हैं हम डी से। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है ऑप्शन डायोप्टर हमारा नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? जब डायोप्टर नहीं दिया है तो इसमें देखेंगे मीटर दिया है, प्रति मीटर दिया है, मीटर पर सेकंड, यानी में से कोई नहीं। फार्मूला होता है P बराबर 1/F। ठीक है, इससे हम मात्रक निकालने वाले हैं। 1 का कोई मतलब नहीं है, बटे का मतलब क्या होता है? प्रति। ठीक है, 1 का मतलब क्या होगा? प्रति। F फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी का मात्रक। यहाँ पर मीटर दिया तो मीटर ले लेंगे, प्रति मीटर। ठीक है, तो ऐसे मात्रक निकाल सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है या प्रति मीटर भी होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? प्रति मीटर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति मीटर लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा। फार्मूले की बात करेंगे तो P बराबर 1/F हो जाएगा। ये हो जाएगा किसके? मीटर के लिए। ठीक है, सेंटीमीटर के लिए निकालना चाहें तो P बराबर 100/F जो होता है किसके लिए? सेंटीमीटर के लिए। फॉर्मूला भी याद रखेंगे, जो सेंटीमीटर के लिए होता है। जब फोकस दूरी मीटर में दी है तो P बराबर 1/F लगाएंगे हम। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो क्या लगाएंगे? P बराबर 100/F वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मात्रक लेंस की क्षमता का हम बता दिया, प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है या डायोप्टर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमें मान किस में दिया है, मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, कब बन सकता है? मतलब जब लेंस कैसा हो? उत्तल हो या दर्पण उत्तल हो या अवतल दर्पण हो या ए और सी हो। ए सी का मतलब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो कब बनेगा काल्पनिक और प्रतिबिंब कब बनता है? जल्दी से बताइए। अगर आपको जवाब पता है तो 10वें का, नहीं पता है तो सीखो, अगर पता है तो इसका जवाब दें। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी या डी? चलिए इसका जवाब मैं बताता हूँ। इसका जवाब हो जाएगा ए और सी, यानी कि लेंस कौन सा प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। और दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। तो उत्तल लेंस और प्लस अवतल दर्पण, यानी कि दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित काल्पनिक बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है। ठीक है, तो वह बिंदु लेंस का होगा, यानी कि कोई प्रकाश की किरण है, लेंस के भीतर किसी बिंदु से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जैसे हमने मान लिया ये मुख्य फोकस है, ये हमने लेंस बना दिया, कौन सा? उत्तल लेंस। तो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, बिना विचलित हुए सीधी निकल रही है, तो वह बिंदु कौन सा होगा? जो बिंदु यहाँ से निकल रही है, मतलब यहाँ से गुजर रही है, तो बिंदु कौन सा होने वाला है? वो बिंदु होने वाला है प्रकाशिक केंद्र। इसे सी से लिखते हैं हम। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। तो 11वें का ऑप्शन कौन सा होने वाला है? 11वें का जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाशिक केंद्र इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप बना दो, थम्स अप भेज दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 देख लो।
एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। एक अवतल लेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आवर्धित लेंस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने में। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में या साधारण कैमरों में। तो ए बी सी डी में कौन सा जवाब हो जाएगा? जब तुमने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं, आ ही गया है तो सभी निपटा देते हैं, सारे के सारे दोष, निकट, दूर और जरा। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, निकट, दूर और जरा। देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। निकट दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। और उत्तल से दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित हैं उनमें अवतल प्लस उत्तल दोनों करते हैं, यानी कि 2 फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है? अब सवाल आया है, हमारा ये मतलब नहीं है कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इतना बता के चले जाएं। इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमारा उद्देश्य है पढ़ना, क्योंकि सवाल का पता नहीं कहाँ से कैसा टपक पड़े। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। निकट में निकट की दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके चश्मे में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि क्या होता है? जिसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई दें और पास की ना दिखाई दें। ठीक है, वो होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें प्रयोग करते हैं उसके चश्मे में, व्यक्तियों के चश्मे में उत्तल लेंस। जरा की बात करें, जरा में ना तो हमें निकट की दिखाई देगी ना ही दूर की दिखाई देगी। जरा होता है बुढ़ापे पे। ठीक है, बुढ़ापे जो बूढ़े बाढ़े लोग हो जाते हैं उनमें ये दोष ज़्यादा अधिकतर पाया जाता है। तो उनके चश्मे में कौन सा प्रयोग करते हैं? 2 फोकसी लेंस, यानी कि अवतल प्लस उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल कह रहा था कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बता सकते हो। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के चश्मे में, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लेंस की क्षमता दी है हमें 2.5 डायोप्टर। कितनी दी है? 2.5 डायोप्टर। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की, अब ये देखिए ऑप्शन कह रहा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर अवतल दी है, और बी ऑप्शन दिया है 40 सेंटीमीटर उत्तल, और सी दिया है 4 सेंटीमीटर अवतल, और डी दिया है 4 सेंटीमीटर उत्तल। हाँ, लेंस की क्षमता हमें दिया है पी बराबर कितना दिया है? -2.5 डायोप्टर। कितना दिया है? -2.5 डायोप्टर दिया है। तो अब देखो ऑप्शन दिया है हमें सेंटीमीटर में, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? सेंटीमीटर वाला ही हम फार्मूला लगाने वाले हैं। तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला कौन सा होता है? P बराबर 100/F। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है? F का। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 100/P। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे किसका? F बराबर 100/P का मान रखो -2.5 डायोप्टर। तो 0 हटाएं, पॉइंट हटाओ, 0 लग जाएगा। तो 25 चक्कू कितना हो जाएगा? 100, 1 0। तो F माइनस लगाया तो F बराबर कितना? -40 सेंटीमीटर। अब जब माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होने वाला है। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आई है तो लेंस कैसा? अवतल होगा। ठीक है, फिर अब माइनस चिन्ह इतना ही दर्शा रहा है कि जो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अवतल लेंस की। तो हमारा जवाब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा 13 का ए, यानी कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी ऋणात्मक निकली है तो लेंस कौन सा होगा? अवतल। अगर पॉजिटिव निकली तो कौन सा होता? अवतल। तो इसका जवाब हो जाएगा 13 का 40 सेंटीमीटर उत्तल वो अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रकाश की चाल माध्यम 1 और माध्यम 2 में क्रम से V1 तथा V2 है। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना होगा? कह रहा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष कितना होने वाला है। ठीक है, अभी निकालते हैं हम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक।
ठीक है। एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक निकालना चाहें हम, इसका मतलब होता है एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर दोनों ही दिए हैं प्रकाश की चाल, माध्यम में वो प्रकाश की चाल माध्यम 1 में दी है कितनी V1 और माध्यम 2 में कितनी दी है V2। तो एक के सापेक्ष पहली कितनी है V1 और दूसरी कितनी है V2 है। ठीक है। सवाल कह रहा है ये हमने निकाला एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। अब कह रहा है दो के सापेक्ष कितना होगा, दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक हम उल्टा कर देंगे तो V2 अपन क्या आएगा V1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर V इसका जवाब हो जाएगा। 14 का V ऑप्शन नंबर V यानी कि V1 वो V2 अपॉन V1 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा एक गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी बताई है। अब तुमको ये बताना है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि R, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f में क्या संबंध होता है, तभी आप लोग बता पाएंगे। देखो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, F बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, R का मान रखो, R यहाँ पर क्या वक्रता त्रिज्या, तो 30/2 तो मतलब कितनी निकलेगी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी निकलेगी 15 सेंटीमीटर निकलने वाली है। तो इसका जवाब बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर V यानी कि 15 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। मतलब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को किस कंडीशन में रखें कि हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो वो आभासी हो, सीधा हो, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस पर, या लेंस वो फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच। तो इसका जवाब बताइए। ध्यान रखना लेंस है उत्तल लेंस, दर्पण वाला नहीं सवाल है, ये उत्तल लेंस वाला सवाल है। तो बिल्कुल सोच समझ के जवाब दें इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, या सी या डी। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त चाहिए हमें, आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे, जल्दी से बताओ इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए, वी, सी, डी कौन सा सही होने वाला है, चलिए देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र था प्रथम फोकस के बीच रखने वाले हैं इसको हम। ठीक है। कहाँ रखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखेंगे वस्तु, जिससे तब हमें प्राप्त होगा कि आभासी, सीधा, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पेन कॉपी लेके बैठा करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको नोट कर लिया करें। ठीक है। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बढ़िया बात, जो नहीं आ रहे नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो जरूर नोट कर लिया करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है, तो बता दो जब वस्तु फोकस पर रखी उसका प्रतिबिंब क्या बनता है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, पता भी होगा तुम्हें। कह रहा वक्रता केंद्र सी पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, या दर्पण के ध्रुव पर। तो जल्दी से फेंक के मारो उसका जवाब कहाँ रखेगी। देखिए जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है, एक बार और बता देता हूँ, जब वस्तु अनंत पर रखी हो उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। जब वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वक्रता केंद्र बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इसका जवाब मुख्य फोकस पे कह रहा है तो इसका क्या अनंत पर हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, वो जब वस्तु फोकस पर रखी हो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
और इसमें देख लो, पहले जब वक्रता केंद्र रखी तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे कब बनेगा? जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तब दर्पण के पीछे बनता है। अनंत वाला कंडीशन फोकस वाला है, जब अनंत पर रखें तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रकाश की चाल माध्यम में न्यूनतम होती है। अब प्रकाश की चाल न्यूनतम पूछ रहा है तो हमें दोनों बताने पड़ेंगे, न्यूनतम कब होती है और अधिकतम कब होती है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, कितनी होती है चाल, होती कितनी है। तीनों का जवाब बताना पड़ेगा। प्रकाश की चाल न्यूनतम कब होती है, अधिकतम कब होती है और प्रकाश की चाल होती है तो कितनी होती है। जल्दी से बताओ, इसका जवाब बताओ। 18 पहले बताओ 18 के सवाल का जवाब, न्यूनतम कितनी होती है, कहाँ होगी, हीरा में होगी, जल में होगी या कांच में होगी या केरोसिन में होने वाली है। क्वेश्चन सारे आए हुए हैं बोर्ड में, बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रकाश की चाल माध्यम में न्यूनतम होती है, किस माध्यम में होगी। ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी कांच, ऑप्शन नंबर डी केरोसिन। तो इसका जवाब बताओ। देखो न्यूनतम कब होगी, हीरे में यानी कि डायमंड में न्यूनतम होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम की बात करेंगे हीरे में होती है, अधिकतम की बात करेंगे तो किसमें होती है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में होती है। अधिकतम होती है तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल से तीनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है हीरे में, अधिकतम होती है निर्वात में, और चाल होती है तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें, हीरे में। 18 का ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 तो हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला कह रहा है दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या अनंत पर, या इनमें से कोई नहीं। अब हम पता नहीं कैसे पहले हमें मान निकालना पड़ेगा तभी पता कर पाएंगे। तो फोकस दूरी हमें एफ का मान दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। पहले इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखो फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर और वस्तु तक की दूरी दी है, मतलब दूर रखी है। तो यू का मान दिया है और फोकस दूरी दी है, तो यहाँ पर एफ का मान हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और वस्तु दूर रखी है तो वस्तु की दूरी भी लिखते हैं यू से, यू का मान भी हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल क्या था, अब उत्तल दर्पण का। दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस के 1/u। तो 1/f का मतलब क्या हो जाएगा, 1/20 1/v और माइनस का देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ दूरी जो दी है u का मान माइनस दिया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस की 1/20। अब ये वैल्यू माइनस की है उस तरफ फेंको, कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 1/20 ऑलरेडी है, एक 1/20 और आ गया बराबर 1/v। देखो लास्ट का समान है तो क्या होगा, अंश जुड़ जाएंगे, 1 प्लस का 1/1/v। तो ऊपर कितना आएगा 2, नीचे कितना आएगा 20 बराबर 1/v। काटा पीटी करेंगे, 2 × 2 2 पंजे 2 ढाई 20। तो v का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर निकलने वाला है। ठीक है, तो v का मान यहाँ पे कितना निकला, 10 सेंटीमीटर निकला है। पॉजिटिव निकला है तो कहाँ रहेगा, दर्पण के पीछे रहने वाला है। तो चलिए b का मान निकालिए 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन कौन से थे। ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का v का मान निकाल चुके हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मुख्य फोकस की दूरी का मात्रक होता है। मुख्य फोकस यानी कि मुख्य फोकस f का मात्रक बताइए हमें क्या होता है। अब जो मुख्य फोकस दूरी, हाँ, स्मॉल f का मात्रक क्या होने वाला है, मुख्य फोकस दूरी का मात्रक मीटर होगा। ऑप्शन कह रहा है मीटर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या प्रति मीटर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी देखो किस में दी होती है, मीटर में दी होती है, सेंटीमीटर में दी सकती है,
तो ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है मुख्य फोकस दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर मीटर, मीटर स्क्वायर या प्रति मीटर, यानी में कोई नहीं, इसमें एक जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया नहीं है, मीटर दिया है तो मीटर ही लेंगे। तो 20 में का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीटर्स का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में का जवाब हो जाएगा ए, यानी कि मीटर। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 20 ही सवाल कराने वाले हैं और हर एपिसोड में 20 ही सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। और 2 एपिसोड हमारे हो चुके हैं, तीसरा भी एपिसोड आपको कल में कल हिंदी का आने वाला, उसके बाद आएगा तीसरा एपिसोड, फिजिक्स एक दिन छोड़ के आएगा। तो MCQ क्वेश्चन टारगेट हमारा कितना है, 20 क्वेश्चन का। तो 20 ही क्वेश्चन कराएंगे, आप बोर भी नहीं होंगे। क्लास 30 से 35 मिनट की होने वाली है, इससे ज़्यादा की नहीं होने वाली है। तो आप बिल्कुल जितना बता रहा हूँ उतना करते रहिए, 20 नंबर आपके बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। तो ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समय बहुत है, आराम से कवर हो जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य फ्रीज चलाइए तो इसी उद्देश्य के माध्यम से चलाइए कि आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें दिक्कत आ रही थी, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं आपने हर सब्जेक्ट के, वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बिल्कुल परेशानी की आवश्यकता नहीं है। देखो 70 नंबर का पेपर आने वाला है, 30 तो आपकी प्रैक्टिकल हो ही गए, 100 में तो बचा 70 का। 20 नंबर अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पेपर बचेगा 50 नंबर का। तो दिक्कत आने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न का अहम रोल होने वाला है। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, पेपर का पता नहीं कहाँ से आए, क्या चीज़ आ जाए, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल तैयार होके जाना है। ठीक है, सवाल कैसा भी आए हम कर पाएँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, धन्यवाद। क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहें। सभी बच्चे शाम 7 बजे अपने आप आ जाया करें, जुड़ जाया करें, अपने दोस्तों को भी बता दें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।